नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात। नमस्कार दोस्तों, 4 अक्टूबर को देश भर में 7 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में ज़्यादा सरगर्मी नज़र नहीं आ रही है। सब हालात को देखते हुए जो अभी मोटा मोटा आकलन नज़र आ रहा है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि अभी फ़िलहाल बीजेपी को 2 ही सीट इनमें से मिलेंगी और वो कोशिश कर रही है कि 1-2 सीटों को और अधिक बढ़ाया जाए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ ये भी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस राज्य की किस सीट पर क्यों चुनाव हो रहा है और वहाँ कौन बन सकता है और वो सीट किसके खाते में जा रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि इसका जो चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी किया था उस कार्यक्रम के मुताबिक 15 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 22 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नाम वापस लेने की तारीख आखिरी जो है वो 27 सितंबर है और 4 अक्टूबर को जहां ज़रूरत होगी वहां वोटिंग होगी। मेरा मानना है कि 27 सितंबर को ही सबका फैसला हो जाएगा। वोटिंग तक कोई भी सीट नहीं पहुंचने वाली है। क्यों, इसका मैं सारा गणित आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार इन राज्यसभा सीटों के चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बताऊं कि इनमें से 6 सीटें तो ऐसी हैं जो या तो राज्यसभा सांसद के निधन के कारण खाली हुई हैं, जैसे महाराष्ट्र में राजीव सातव कांग्रेस के युवा नेता थे, उनका कोरोना से निधन हो गया था। कुछ सीटें इसलिए खाली हो गई थी कि वहाँ से जो राज्यसभा सांसद थे उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े और इस रीजन से उन्हें इस्तीफे देने पड़े। जबकि पुडुचेरी की सीट पर द्विवार्षिक चुनाव होना है जो कि तय है और वो सीट खाली चल रही थी। इस सीट को बीजेपी कोशिश कर रही है कि वहाँ पर चूंकि बीजेपी ने एनआर कांग्रेस को सपोर्ट देकर समर्थन से अपने सरकार बनाई है और एक तरह से वो एनडीए की सरकार है, तो बीजेपी वहाँ कोशिश कर रही है कि एन रंगास्वामी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुडुचेरी के, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि भाई ये सीट एक आप हमें दे दो। और बीजेपी राज्यसभा में उच्च सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए छोटी छोटी एक एक सीट के लिए बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रही है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इन सीटों के बारे में मैं आपको बता दूं जो जिनका चुनाव ये होने जा रहा है। जिन 6 सीटों के लिए उपचुनाव होगा उसमें तमिलनाडु की 2, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश की एक सीट है। मध्य प्रदेश का उपचुनाव थावरचंद गहलोत के राज्यपाल नियुक्त होने से हुई है। आपको पता है कि थावरचंद गहलोत केंद्र में मंत्री थे और उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया और उनके इस्तीफे के बाद ये सीट रिक्त हुई है। यहाँ भाजपा की सरकार है और बीजेपी का यहाँ पर जीत तय मानी जा रही है। असम में बोडो पीपुल्स फ्रंट, जिसे बीपीएफ कहते हैं, उसके विश्वजीत देमरी ने भाजपा में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया था और यहाँ से भाजपा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को जितवाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मानस रंजन भुनिया ने इस्तीफा दिया था। भुनिया विधानसभा के लिए चुने गए थे और इस सीट को यहाँ तो माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को ही सीटें मिलनी है। तमिलनाडु से अन्ना द्रुमुक के केपी मनुस्वामी और आर वैथिलिंगम के इस्तीफे से सीटें रिक्त हुई थी। दोनों विधायक बन गए थे अभी जब मई में चुनाव हुए थे और ये माना जा रहा है कि ये 2 सीटें उनके खाते में ही जाएगी। पुडुचेरी की एक राज्यसभा सीट एन गोकुल कृष्णन का कार्यकाल खत्म होने से रिक्त हो रही है। उनका कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त होगा और 4 अक्टूबर से पहले ये चुनाव हो जाएगा। इस सीट के लिए चुनाव में सत्तारूढ़ राजग गठबंधन का उम्मीदवार चुना जाना तय है। वो एनआर कांग्रेस का होगा या बीजेपी का, ये एक अलग सवाल है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के राजीव सातव के निधन से सीट रिक्त हुई थी और वहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एनसीपी शरद पवार वाली और कांग्रेस, इन तीनों में से ही किसी को मिलेगी।
और ये माना जा रहा है कि शायद ये सीट कांग्रेस को चली जाए। वैसे तो इन सीटों का 4 अक्टूबर को मतदान होना है और इसके साथ ही बिहार की एक खाली एमएलसी सीट के लिए भी उपचुनाव की घोषणा की गई है, लेकिन सबकी नज़र मूल रूप से इन्हीं सीटों पर बनी हुई है कि किस में क्या होगा। देखिए, एक बड़ा दिलचस्प सा समीकरण मैं आपको सब जगह समझाता हूँ, कहाँ कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या बनने जा रहा है और उसके लिए क्या बैटिंग हो रही है, किस तरीके से फील्डिंग की जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में लॉबिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट है तथा तमिलनाडु में एक अतिरिक्त सीट पर उसकी नज़र है, जिसके लिए वह डीएमके के नेता मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। इसी प्रकार भाजपा चाहती है कि एनआर कांग्रेस के अध्यक्ष जो पुडुचेरी के सीएम भी हैं एन रंगास्वामी, वो उनके लिए अपनी राज्यसभा सीट छोड़ दें, जिससे कि बीजेपी को ये एक सीट और मिल जाए। असम में भाजपा को लाभ होने वाला है, क्योंकि उसने क्षेत्रीय पार्टी बीपीएफ के सांसद बिस्वजीत डेमरी को राज्यसभा छोड़कर विधानसभा चुनाव अपने टिकट पर लड़ाया और ये सीट खाली हुई, तो यहाँ तो बीजेपी के खाते में ये सीट जानी तय है। ये सीट तो बीजेपी की पक्की है। मध्य प्रदेश में एक सीट तब रिक्त हुई जब थावरचंद गहलोत, मैंने आपको शुरू में बताया, राज्यपाल बने कर्नाटक के, और उसके बाद ये सीट खाली हो गई। द्रमुक कांग्रेस गठबंधन दोनों सीटें जीतने वाला है, जबकि पश्चिम बंगाल में सीट तृणमूल कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट के लिए कम से कम 7 दावेदार कांग्रेस में हैं। मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चौहान, गुलाम नबी आज़ाद, मिलिंद देवड़ा, उत्तम पवार तथा अनंत गाडगिल, और सभी बड़े नाम हैं, सबकी बड़ी बैकग्राउंड है। देखिए, मैं बताता हूं कि सबसे टफ मुझे इसी सीट का लग रहा है, बाकी सब सीटें मुझे लग रहा है कि आसानी से हो जाएंगी। सवाल यह है कि कांग्रेस इस सीट से किसको चुनवाएगी। हालांकि वादा यह किया गया है कि ग्रुप 23 जो कांग्रेस में असंतुष्ट धड़ा है, वो लंबे समय से मांग कर रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद लंबे समय से राज्यसभा में रहे हैं, फरवरी में रिटायर हो गए थे जब नरेंद्र मोदी ने आंसू बहाते हुए उन्हें विदाई दी थी, और तब से ये रूमर उड़ने लगा था कि शायद गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने ये कह दिया कि भैया, जब काली बर्फ़ गिरेगी कश्मीर में, मैं बीजेपी में तभी जाऊंगा। और उनकी इसी बात से मुझे लगता है कि जो उनके और सोनिया गांधी के बीच की बर्फ़ थी, आइस थी, वो पिघल गई, और सोनिया गांधी ने उन्हें वादा कर दिया कि आपको तमिलनाडु या महाराष्ट्र कहीं से हम एक जगह से जरूर राज्यसभा में भिजवाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस पर राज्यसभा की जो सीट है महाराष्ट्र की, उस पर सबसे मजबूत दावा तो मुझे गुलाम नबी आज़ाद का लग रहा है। अगर डीएमके वो सीट छोड़ देती है इनके लिए, कांग्रेस के लिए, तो फिर गुलाम नबी आज़ाद को वहाँ से चुनवाया जा सकता है। यहाँ से इन बाकी नेताओं में से महाराष्ट्र में किसी और को चुनवाया जा सकता है। मिलिंद देवड़ा युवा नेता हैं और बम्बई में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, पहले सांसद भी रहे हैं, और वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, उनका भी दावा तकड़ा है। अनंत गाडगिल फैमिली आपको पता ही है कि लंबे समय से जुड़ी रही है कांग्रेस के साथ, और उनकी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी है जो उसके नेता हैं। उत्तम सिंह पवार पूर्व सांसद हैं जो पिछड़ा वर्ग के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, और मुकुल वासनिक G23 का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में उनका पार्टी में फिर से प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मुझे समीकरण दोस्तों यही नजर आ रहे हैं कि अगर 2 सीटों पर पेंच फंसता है कि एनआर कांग्रेस अपनी सीट बीजेपी को देती है या नहीं। अगर एनआर, वैसे 99% अभी चांसेस यही हैं कि वहाँ से बीजेपी का जो सांसद है वही चुना जाएगा। एनआर कांग्रेस को अपने समर्थन से बीजेपी ने सरकार बनवाई है। दूसरी ओर जो डीएमके है वो अपनी सीट में, अपनी जो सीट है वहाँ की खाली हो रही है, 2 सीटें खाली हुई हैं वहाँ पर, आप सबको पता है तमिलनाडु में, उनमें से अगर एक कांग्रेस के लिए छोड़ती है तो कांग्रेस के लिए काम आसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति इस समय ऐसी है कि कांग्रेस अपने दम पर अपने किसी भी सीनियर नेता को, उनके तमाम सीनियर नेता रिटायर होकर बैठे हुए हैं, कपिल सिब्बल जाने कितने सारे, उनमें से किसी को भी चुनवाने की स्थिति में कांग्रेस कहीं पर नहीं है, और उसे अपने जो साथी दल हैं उन पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो देखने वाली बात यही होगी कि कहीं चुनाव के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि पहले ही सहमति हो जाएगी और 27 सितंबर को क्लियर कट ये ऐलान कर दिया जाएगा कि कहाँ से कौन राज्यसभा में पहुँच रहा है। और अगर बीजेपी 2 सीटें जीतती है तो उसकी राज्यसभा में स्थिति अभी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अभी वो 8-10 सीटों के डिफरेंस से राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के मुद्दे पर पिछड़ी हुई है, और कई बार पेचीदा स्थिति आ जाती है तो उसे अपने बिल पास कराने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन राज्यसभा चुनावों पर हमारी नज़र बनी रहेगी।
आगे भी मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा। वैसे राज्यसभा चुनाव पर मेरी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। मैंने जो पिछले साल राज्यसभा के चुनाव हुए थे 2020 में, उस पर भी मैंने बहुत सारे एपिसोड बनाए थे, मेरे ख्याल में 30-35 एपिसोड बनाए थे। इसके अलावा 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, राज्यसभा की 73 सीटों पर चुनाव होंगे, उस पर मैंने 3 एपिसोड बना दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप सब लोग उसे देख सकते हैं। आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव चैट करना चाहते हैं तो मेरी मेंबरशिप लें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।